आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का थर्ड चैप्टर और ये रिलेटेड है हिस्ट्री से। और चैप्टर का नाम है आपका रेट्रीब्यूशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। रेट्रीब्यूशन मतलब होता है पनिशमेंट एंड स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर किसके खिलाफ ये स्ट्रगल हो रहा था? ये हो रहा था ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। द वेस्टर्न कंट्रीज स्टैब्लिश कॉलोनीज इन वेरियस कंट्रीज। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो अपनी कॉलोनीज को स्टैब्लिश कर रही थी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिससे कि वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। लेटर दे स्टैब्लिश देयर एम्पायर, और धीरे धीरे फिर बाद में उन्होंने वहाँ पर अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया एट दीज प्लेसेस। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया स्टार्टेड विद ट्रेचरी। ट्रेचरी मीन्स होता है धोखाधड़ी, विश्वासघात। एट्रोसिटीज़ मीन्स होता है अत्याचार एंड एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण। तो जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था इंडिया के अंदर, यानी कि जब ब्रिटिश ने इंडिया पर कब्जा कर लिया था, उस समय से धोखाधड़ी, विश्वासघात और अत्याचार और शोषण, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था इंडिया के अंदर। राइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से ही इंडिया हैज़ बीन प्रॉस्परस। जो इंडिया है वो एक प्रॉस्परस नेशन था। देयरफॉर अलॉन्ग विद द वर्ल्ड अदर कंट्रीज, वर्ल्ड के अदर कंट्री के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया को एक्सप्लॉइट करने की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको खोजना शुरू किया। द ब्रिटिशर अराइव इन इंडिया, और जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर आए थे एक ट्रेडर्स के रूप में, फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारी के रूप में आए थे। शॉर्टली दे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेडर्स इनटू रूलर, और जल्दी वो व्यापारी से शासक बन गए। ड्यू टू द ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम, इंडिया का सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और कल्चरल सिस्टम था, सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सफर्ड सिग्निफिकेंट सेटबैक। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया के अंदर आए थे तो किस रूप में आए थे और आकर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ के शासक बन गए, और शासक बनते ही उन्होंने इंडियंस को लूटना खसोटना शुरू कर दिया, और यहाँ के जो सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम है उसको उन्होंने नुकसान पहुँचाया और इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाकर। स्प्लिट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1757 CE टू 1857 CE। आज़ादी की जो भावना थी ये स्टार्ट हो गई थी 1757 CE से लेकर 1857 तक। ऑन 23 मार्च 1600 सम मेजर ब्रिटिश ट्रेडर्स, को जो मुख्य बड़े जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, स्टार्टेड, उन्होंने एक यहाँ पर कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर। उन्होंने, और ये कंपनी जो स्टार्ट की थी वो एक जॉइंट वेंचर के रूप में स्टार्ट की थी, और इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी स्टार्ट की थी गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के अंदर, और ये जॉइंट वेंचर था, और ये कंपनी जिसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 CE के अंदर जो ब्रिटिश क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने चार्टर को ग्रांट किया टू दिस कंपनी, इनको परमिशन दे दी थी कि वो व्यापार कर सकें, ग्रांटिंग एट द सोल राइट टू ट्रेड्स विद द ईस्ट, और इनको एकाधिकार दिया था। सोल राइट मतलब एकाधिकार दिया था व्यापार का, कि वो ईस्ट पर जाके वहाँ पर वो व्यापार कर सकते हैं ईस्ट के अंदर। इन 1612 CE के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग हब ये स्टैब्लिश किया था सूरत, इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने ट्रेडिंग हब अपना स्टार्ट किया था परमानेंट सूरत के अंदर, सूरत में स्टैब्लिश किया था इन महाराष्ट्र, और ये किया था 1612 के अंदर। फिर उसके बाद मद्रास चेन्नई में इन्होंने 1604 CE के अंदर
एक फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। फोर्ट मतलब होता है किला, किला बनाया सेंट जॉर्ज के नाम से 1604 के अंदर। इन 1770 CE के अंदर इट एक्वायर्ड ऑफ फरमान। 1717 CE ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस डेट में मुगल एम्परर फारूक शियार इन्होंने एक फरमान जारी किया एंड ऑब्टेन द लैंड ऑनरशिप ऑफ 38 विलेज, और इसके अंदर उन्होंने ऑनरशिप दे दी 38 विलेजेस की। किसको दे दी है? ब्रिटिशर्स को। और इसके बदले में उन्होंने एक्सचेंज ऑफ स्मॉल ग्रांट ऑफ 3000 रुपीज़, और बदले में उन्होंने उनसे 3000 रुपीज़ लिए। द एम्परर मेड द कंपनी गुड्स ड्यूटी फ्री एंड फॉर रीबेट फ्रॉम टोल टैक्सेस, और जो एम्परर था उसने कंपनी के जो कंपनी गुड्स ड्यूटी थी वो फ्री कर दी, यानी उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे और नहीं उनको टोल टैक्स देना पड़ता था। ही अलाउड द ब्रिटिशर्स टू इशू दस्तक, उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक दस्तक इशू किया। ये होता है एक स्पेशल लेटर अप्रूवल, यानी जो राजा देता है। दस्तक स्पेशल लेटर ऑफ अप्रूवल, ये किसने अलाउ किया था? फारूक शियार। 1717 के अंदर फारूक शियार ने एक फरमान जारी किया जिसके अंदर उन्होंने जो लैंड ऑनरशिप थी 38 विलेजेस की वो ब्रिटिशर्स को दे दी, और इसके बदले में उन्होंने छोटा सा ग्रांट लिया 3000 रुपीज़ का। एम्परर मेड द कंपनी, और जो एम्परर था उसने कंपनी गुड्स ड्यूटी को फ्री रखा, यानी उनको टैक्स नहीं देना पड़ा, एंड फॉर रिबेट फ्रॉम टोल टैक्स, और टोल टैक्स से भी उनको मुक्ति मिल गई, यानी वो भी नहीं देना पड़ा। और उन्होंने एक दस्तक जो स्पेशल लेटर था वो इनको प्रोवाइड किया। द कंपनी, अब जो कंपनी थी जो यहाँ व्यापार करने आई थी, उन्होंने अपना जो ध्यान था वो बंगाल की तरफ किया, क्योंकि उस वक्त जो बंगाल था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस स्टेट हुआ करता था। बिफोर 1757 द ब्रिटिश डिफीटेड अदर यूरोपियन कंपनीज। 1757 से पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो दूसरी यूरोपियन कंपनीज थी उनको हराया और अपनी सुपरमेसी को स्टैब्लिश कर लिया। पहले यहाँ पर और भी यूरोपियन कंपनीज आती थी ट्रेड के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया और अपना एकाधिकार कर लिया। आफ्टर ऑब्टेनिंग फरमान, और फरमान मिलने के बाद मुगल से ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीजेस इंटरफेरेंस इन बंगाल, इन्होंने अपनी जो दखल अंदाजी थी बंगाल के अंदर देना शुरू कर दिया या बढ़ा दिया। नवाब ऑफ बंगाल अली वर्दी खान डाइड ऑन 10 अप्रैल। अब क्या हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे अली वर्दी खान, इनकी मौत हुई 10 अप्रैल 1756 CE के अंदर। सबसे पहले जो नवाब थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स जब आए थे उस टाइम अली वर्दी खान हुआ करते थे, और इनकी डेथ हुई 10 अप्रैल 1756 के अंदर। इनके जो सक्सेसर थे सिराजुद्दौला, हु वाज द सन ऑफ यंगर डॉटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर मान लीजिए एग्जाम में कि हु वाज सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कौन थे? तो ये नवाब थे बंगाल के जो कि अली वर्दी खान के बाद बने थे, और ये बेटे थे इनकी छोटी बेटी के, बिकेम द नवाब, ये नवाब बने। ऑन द अदर हैंड शौकत जंग, वही दूसरी तरफ जो शौकत जंग था द गवर्नर ऑफ पूर्णिया, पूर्णिया का जो गवर्नर था वो चाहता था कि वो बंगाल का नवाब बने। तो इसको अच्छे से समझना कि अली वर्दी खान के मरने के बाद जो उसका सक्सेसर था सिराजुद्दौला वो नवाब बना, और वो था उनकी छोटी बेटी का बेटा।
लेकिन जो शौकत जंग था, जो कि गवर्नर था पूर्णिया का, वो ये चाहता था कि वो वहाँ का नवाब बने। अब ब्रिटिशर्स तो ऐसे ही मौके की तलाश में हुआ करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट का पूरा फ़ायदा उठाया। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठाते, तो वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाया और प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने प्रोटेक्शन दी किसको, शौकत जंग, जो कि नवाब का विरोध कर रहा था। सेवरल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, डिस्प्यूट इश्यूज हुए फाइनेंशियल, रिगार्डिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो ये रीज़न है कि क्यों ब्रिटिशर्स ने लड़ाई लड़ी थी सिराजुद्दौला के साथ। तो बहुत सारे इनके बीच में फाइनेंशियल इश्यूज अरोज हो गए थे नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में। एज अ कॉन्सिक्वेंसेज, इसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम, इसके परिणाम स्वरूप बैटल ऑफ प्लासी हुई 23 जून 1757 सीई के अंदर, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए, विक्टोरियस, एंड द नवाब वॉज किल्ड, और जो नवाब था वो मारा गया। ये जो लड़ाई है बैटल ऑफ प्लासी बहुत इम्पॉर्टेंट लड़ाई है, क्योंकि इसी के बाद से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो ये इनकी पहली जीत थी। द ब्रिटिशर्स अपॉइंट मीर जाफर। अब क्या हुआ कि इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने वादा किया था शौकत जंग से कि वो उसको नवाब बनाएंगे, और इसकी सहायता से ही उन्होंने इसको परेशान किया नवाब को, और बाद में अंत में लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी और उसको मार दिया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने शौकत जंग को तो बनाया नहीं, लेकिन मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया बंगाल का, बाय विच ब्रिटिश सोवरेनिटी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश सोवरेनिटी थी वो स्टैब्लिश हो गई बंगाल के अंदर। यानी बंगाल किसके अंडर में चला गया, ब्रिटिशर्स के अंडर में। ये तो था 23 जून 1757 की लड़ाई। कौन सी लड़ाई थी ये, बैटल ऑफ प्लासी। इन 1760 के अंदर व्हेन मीर जाफर बिकेम अनेबल टू फुलफिल हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, जब मीर जाफर काबिल नहीं हुआ, मतलब वो उनके इच्छाओं को पूरा करने के योग्य नहीं हुआ या नहीं कर पाया उनकी इच्छाओं को पूरा, जो भी उनकी इच्छाएं थे ब्रिटिशर्स की, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का। आफ्टर बिकम नवाब बनने के बाद जो मीर कासिम था उसने बहुत सारे सुधार किए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बंगाल में, बट ही वॉज अनेबल टू डू सो टू करप्शन एंड ब्रिटिश इंटरफेरेंस। लेकिन वो नहीं कर पाया जो कुछ वो करना चाहता था, ब्रिटिश के इंटरफेरेंस की वजह से और दूसरा करप्शन की वजह से। डिस्प्यूट रिलेटेड टू फाइनेंशियल इशू एंड सेवरल फैसिलिटीज़, और मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, मतभेद हुए फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर और सेवरल फैसिलिटीज़ को लेकर, जिसके परिणाम स्वरूप एज कॉन्सिक्वेंसेस द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुई बैटल ऑफ बक्सर, और ये हुई थी 22 अक्टूबर 1764। ये डेट्स याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वन मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 23 जून 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 22 जून 1764 के अंदर। और ये किस किस के बीच में हुई थी, ये मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, और जिसके अंदर जो नवाब था वो हार गया और जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए। दिस बैटल प्रूव टू वेरी डेडली फॉर इंडियंस, और ये जो लड़ाई थी वो इंडियंस के लिए बहुत ही बुरी साबित हुई।
आफ्टर दिस बैटल, इस बैटल के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको रेवेन्यू मिलने लगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। जो भी लगान होता था वो ब्रिटिशर्स के पास सीधे जाने लगा। एज अ रिजल्ट इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री सफर सेटबैक, और जिसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय व्यापार था या इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये दो मेन लड़ाइयाँ हैं जिसको आपको याद करना है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। और इसके बाद से इंडिया के अंदर बहुत ही बुरी स्थिति आ गई। स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द मराठा एंड मैसूर। मराठा एंड मैसूर के बीच में ब्रिटिशर्स के साथ जो स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में हम अब पैराग्राफ के अंदर या इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इन 18th सेंचुरी मराठा पावर वॉज स्टैब्लिश। 18th सेंचुरी के अंदर मराठा पावर स्टैब्लिश हुई थी एक बड़ी पावर के रूप में, मेजर पावर के रूप में इन इंडिया, बट आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन पानीपत की लड़ाई के बाद जो हुई थी 14 जनवरी 1761 के अंदर मराठा पावर थी उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है। ओनली द मराठा वर कैपेबल स्टॉपिंग द ब्रिटिश। केवल जो मराठा थे वो ही ब्रिटिशर्स को इंडिया पर कब्जा करने से रोक सकते थे। नाउ ब्रिटिशर्स वर सर्चिंग। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो तलाश में थे ऐसे मौके की जिससे कि वो मराठा को अपने कब्जे में कर लें। इन 1772 आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, 1772 सी के अंदर पेशवा माधवराव के मरने के बाद इनका जो भाई था नारायण ये पेशवा बना। लेकिन जो रघुनाथ राव थे जो कि अंकल थे प्रीवियस पेशवा के यानी कि माधवराव के अंकल, वो ये चाहते थे कि वो पेशवा बने। फिर ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया। ऐसे ही तो उसमें अभी आप पढ़ के आए थे बंगाल के अंदर हुआ था, और वही चीज़ इनको मराठाओं के बीच में मिल गया कि 1772 सी के अंदर पेशवा माधवराव के मरने के बाद नारायण बने यहाँ के पेशवा। लेकिन जो उनके अंकल थे वो चाहते थे, जो कि अंकल उनका नाम था रघुनाथ राव, वो यहाँ के पेशवा बनना चाहते थे। अब ब्रिटिशर को इसी मौके की तलाश थी जो उनको मिल गई। नाउ द ब्रिटिशर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डिवाइड द मराठा किंगडम। अब उनको मौका मिल गया कि वो मराठा किंगडम को डिवाइड कर दें। ऑन 6 मार्च 1775 के अंदर ट्रीटी ऑफ सूरत टुक प्लेस। एक संधि हुई सूरत के अंदर बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द रघुनाथ राव, ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव के बीच में। और इस समझौते के अंदर अकॉर्डिंग टू जिसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रघुनाथ राव की मदद करने के लिए हाँ कह दिया और उनसे कहा कि वो उनको वहाँ का पेशवा बना देंगे। और लेकिन पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव को हाफ पार्ट जो भी है वहाँ का आधा जो लगान है, पार्ट ऑफ लगान, वो रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं लैंड रेवेन्यू, जो कि उन्हें बेसन, सालसेट और सूरत से मिलेगा, वो आधा जो हिस्सा है वो किसको देंगे? ब्रिटिशर्स को देंगे। इन दिस वे द एम्बिशन ऑफ रघुनाथ राव, और इस प्रकार से जो एम्बिशन था रघुनाथ राव का एंड ट्रीटी जो हुई थी ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव के बीच में विद बॉम्बे गवर्नमेंट मेड द स्ट्रगल बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिशर्स। तो जो बॉम्बे की गवर्नमेंट थी उनके बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया मराठा और ब्रिटिशर्स को लेकर। तो मराठा वॉर हम पढ़ेंगे। मराठा वॉर के अंदर हम जो मराठाओं के वॉर हुए थे वो 3 वॉर हुए थे, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको बच्चों अच्छे से सुनना। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर क्या हुआ था कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ ब्रिटिशर और मराठा के बीच में। 1775 से ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो चला 1782 तक। किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में।
इन दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो हार गई बाय यूनाइटेड मराठा, क्योंकि उस टाइम जो मराठा की आर्मी थी वो कैसी थी, यूनाइटेड थी। एंड दे हैड टू मेक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, और उनको एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी करनी पड़ी, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वडगांव। क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ वडगांव, जो हुई थी 29 जनवरी 1799 में। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे हैड टू गिव बैक दोज रीजन्स, ब्रिटिशर्स को ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटी ऑफ वडगांव, या एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये वॉर कब हुआ, किसके बीच में हुआ, और क्या ट्रीटी हुई, और ट्रीटी के बीच में क्या था। तो ये वडगांव की ट्रीटी हुई थी, और वडगांव की ट्रीटी के अंदर ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि जो रीजन्स हैं वो उनको वापस कर देनी है, जो कि पहले उन्होंने मराठाओं से जीते थे। एंड हैंड ओवर रघुनाथ राव, क्योंकि रघुनाथ राव ने गद्दारी की थी ना, इसीलिए जो मराठा थे उन्होंने डिमांड रखी थी कि एक तो जो रीजन्स उन्होंने कब्जा कर लिया है ब्रिटिशर्स ने वो उनको लौटाना है, और दूसरा रघुनाथ राव को पूना कोर्ट में पेश करना है। इन एडिशन टू दिस दे हैड टू पे ₹41,000, और इसके बदले में जो मराठा थे वो उनको क्या देंगे, 41,000 देंगे एज वॉर डैमेज, वॉर डैमेज के रूप में। तो ये थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब ब्रिटिशर्स शांत तो बैठने वाले थे ही नहीं, फिर वो मौके की तलाश में थे। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। दिस स्ट्रगल कंटिन्यू, और ये जो स्ट्रगल था ये कंटिन्यू चला 1802 से लेकर 1805 तक। और इस स्ट्रगल के पीछे जो रीज़न था वो था इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले का इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना। एंड द म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मराठा चीफ, और आपस में जो मराठा चीफ लड़ रहे थे, ये मौका मिल गया ब्रिटिशर्स को इस बात का कि वो इसका लाभ उठा सकें। इन दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के अंदर मराठा चीफ फाउट डिवाइडली, जो मराठा चीफ थे, पहले तो फर्स्ट एंग्लो वॉर के अंदर सारे मराठा मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए वो जीत गए। लेकिन इसके अंदर जो मराठा चीफ थे वो अलग अलग जगह से ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ रहे थे, डिवाइडली विद ब्रिटिशर्स एंड वर डिफीटेड। और क्योंकि वो अलग होकर लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए वो ब्रिटिशर्स से हार गए। भोंसले ये स्ट्रगल कर रहे थे साउथ इंडिया के अंदर। आफ्टर बीइंग डिफीटेड, हारने के बाद इनके बीच में एक ट्रीटी हुई जिसको नाम दिया गया बैटल ऑफ अमरगांव, क्योंकि ये ट्रीटी हुई थी अमरगांव के अंदर 1803 सी के अंदर। बैटल ऑफ अमरगांव के अंदर ये हारे थे, और दे मेड द ट्रीटी, और ट्रीटी हुई थी देवगांव के नाम से ब्रिटिशर्स के साथ। और ये ट्रीटी हुई थी 17 दिसंबर 1803 सी के अंदर। सिंधिया जो थे वो लड़ रहे थे बैटल ऑफ लालवाड़ी जगह से, और यहाँ पर ये हार गए। और फिर इनके बीच में एक ट्रीटी हुई सुरजी अंजनी गांव के नाम से, और ये ट्रीटी हुई थी 30 दिसंबर 1803 सी के अंदर। द स्ट्रगल विच टुक प्लेस बिटवीन द होलकर्स, ऐसे ही जो संघर्ष चल रहा था होलकर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये इनडिसिसिव रहा, मतलब किसी का कोई रिजल्ट, कोई हारा कोई जीता नहीं। और इनके बीच में एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ राजघाट, जिसमें दोनों ही पार्टी, और ये राजघाट जो ट्रीटी हुई थी वो 1806 सी के अंदर हुई थी। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो होलकर्स थे उनको अपने अधिकार जो थे नॉर्दर्न रीजन पर ऑफ रिवर चंबल पर वो गिव अप करने थे, यानी छोड़ने थे। और साथ में वादा करना था कि प्रॉमिस नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर ऑफ राजपूताना, कि वो राजपूतानों के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो ये था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। इसमें आपने देखा
जो मराठा चीफ थे वो अलग अलग जगह से लड़ रहे थे, क्योंकि इनके आपस में ही मतभेद हुआ करते थे, और इसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने और इनको अलग अलग जगह पर हरा दिया। तो जो भोंसले थे वो तो लड़ रहे थे अमरगांव से, जहाँ वो हार गए। उनके बीच में संधि हुई ट्रीटी ऑफ देवगांव की 17 दिसंबर 1803 के अंदर। जो सिंधिया थे वो हार गए बैटल ऑफ लालवाड़ी, और इनके बीच में जो ट्रीटी हुई वो थी सुरजी अंजनी गांव की। ये ट्रीटी साइन की थी 30 दिसंबर 1803 में। ऐसे ही जो स्ट्रगल चल रहा था होलकर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये इनडिसिसिव रहा, जिसके और इसमें भी एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ राजघाट। इसके अंदर दोनों ही पार्टी को आपस में एग्रीमेंट करना पड़ा, जिसमें होलकर्स ने अपने जो अधिकार थे नॉर्दर्न रीजन ऑफ चंबल पर वो छोड़ने पड़े, और साथ ही में ये वादा लिया कि वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे राजपूताना मैटर में, इंटरनल मैटर में। तो ये था सेकेंड एंग्लो वॉर। अब है थर्ड एंग्लो वॉर। ऑन 13 जून 1817 CE के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन की पेशवाओं के साथ, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। और इसके अंदर और इसमें इन्होंने क्या साइन करवाया था, ये ट्रीटी जो थी वो साइन हुई 5 नवंबर पेशवा से 1817 CE के अंदर। और एक और जो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इन्होंने साइन करी थी विद सिंधिया से, पेशवाओं से की थी 5 नवंबर 1817 में, और दूसरी ट्रीटी थी वो सिंधिया से की थी। दोनों ही ट्रीटी के अंदर वर साइन टू द मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, और दोनों ही ट्रीटी के अंदर उन दोनों को साइन करने पड़े कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनकी सुपरमेसी रहेगी इंडिया में। टू टीयर ऑफ सच ऑफेंस बाउंड ऑफ। और ये जो मीटिंग हुई थी या ये जो ट्रीटी हुई थी, इनको जो मराठास थे इन्होंने तोड़ दिया और स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया। बट द पेशवा लॉस द प्लेस। लेकिन जो पेशवा थे उन्होंने किरकी नामक जगह खो दी, मतलब लड़ाई में हार दी। और भोंसले थे उन्होंने सितवर्डी जगह को खोया, और होलकर्स थे उन्होंने महिदपुर नामक जगह को खो दिया। ऑन 18 जून 1818, बहुत ही ईजी डेट है, केवल आपको जून याद करना है, बाकी 18 एंड 18 आता रहेगा। मैलकम एंटर इनटू ट्रीटी। जो मैलकम थे उन्होंने एक संधि की विद पेशवा से, और इस संधि के अकॉर्डिंग, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, द पोस्ट ऑफ पेशवा वॉज एलिमिनेटेड। जो पोस्ट थी पेशवा की उसको ख़त्म कर दी गई, और जो पेशवा था, लास्ट जो पेशवा था, उसको बिथुर भेज दिया गया बीइंग ग्रांटेड, और साथ में उसको ग्रांट किया गया पेंशन 8 लाख तक। और उसके मरने के बाद वेयर ही डाइड 1852, जहाँ पर वो 1852 में मारा गया, उसके बाद पेशवा पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया। इन दिस वे द ब्रिटिशर्स डिफीटेड द मराठा। इस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने मराठा को हरा दिया स्ट्रगल में, यूजिंग डिप्लोमेसी एंड देयर पॉलिसीज डिवाइड एंड रूल को अपना करके। तो ये था तीनों आपका मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर मैं आपको अगले वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तब तक जो मैंने आपको समझाया है उसको रिवाइज करना है, और अगर कुछ चीज़ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे डाल के। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।